हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीए सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग कैट 2017 में आए हुए इस वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट सेट को डिस्कस करेंगे। बट मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा कि इस सेट में वेन डायग्राम की प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है, राइट? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेट को अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग मेरी प्रीवियस जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टर सीरीज में 2 सेट वेन डायग्राम, 3 सेट वेन डायग्राम एंड 4 सेट वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट वीडियोस डाली हुई हैं। आप लोग पहले उन वीडियोस को देखो, अपनी फाउंडेशनल नॉलेज को क्लियर करो और उसके बाद इस सेट को अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अटेम्प्ट करने लगोगे तो कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक ट्रिकीएस्ट सेट है, राइट? तो चलिए इस सेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम इसकी लाइन बाय लाइन डायसेक्ट करेंगे, हर एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे और ये सेट आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको फाउंडेशनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग देखना। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। इसमें मुझे बोला है एप्लीकेंट्स फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम, एक डॉक्टरल प्रोग्राम है, ठीक है, ऑफ अम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड बम्बई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, मींस एआईई बीआईई में डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स को सीईटी देना पड़ेगा, राइट? द टेस्ट हैज 3 सेक्शंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसमें 3 सेक्शंस है, राइट? अमंग दोज अपीयरिंग फॉर सीईटी, दोज एट और अबव 80 परसेंटाइल इन एटलीस्ट 2 sections and at or above 90 percentile overall are selected for AET, right? Conducted by AI, right? AET is used by AI for final selection. Okay. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक टेस्ट का सिनेरियो बताता हूँ। इसमें टेस्ट का सिनेरियो चल कैसा रहा है, ठीक है? इसमें टेस्ट का सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है कि ना, सबसे पहले ये लोग बता रहे हैं कि हमारा ना सीईटी का एग्जाम होगा। सबसे पहले हमारा सीईटी का एग्जाम होगा, ठीक है? उसके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा जो है एईटी का एग्जाम होगा, ठीक है? उसके अब एईटी के एग्जाम के बेसिस पे हमारा जो एआईई है कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज है हमारा, ठीक है, इसमें सिलेक्शन होगा एईटी के बेसिस पे, राइट? अब मेन बात है कि जब ये हमारे रिजल्ट आ गए, तो इन रिजल्ट्स में से कौन से बच्चे जो है एईटी के लिए सिलेक्ट होंगे, वो इसमें दे रखा था। एईटी के लिए कौन से बच्चे सिलेक्ट होंगे वो इसमें दे रखा था। तो देखो, वो बच्चे कौन से सिलेक्ट होंगे जिनका ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल होगा, ठीक है, किसमें? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन ये थी, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये थी जिनका ग्रेटर देन इक्वल टू 90 परसेंटाइल होगा ओवरऑल, ठीक है ना? ये दो कंडीशंस जैसी थी, ये इनको मैं बोलता हूँ कंडीशंस, राइट? ये जो ये जैसी दो कंडीशंस मीट हो गई, इसका मतलब है ये बच्चे जा रहे हैं एईटी को देने, ठीक है ना? जो बच्चे इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे वो लोग एईटी नहीं दे पाएंगे। कॉलेज बोलेगा एआईई आई एम सॉरी, अगली बार फिर से अपीयर होना, राइट? वो लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो लोग ये दोनों कंडीशंस को मीट कर लेंगे, वो लोग हमारे एईटी एग्जाम को दे पाएंगे, ठीक है? तो यहां तक तो हमने प्रॉब्लम को समझ लिया अच्छे से कि ये कहना क्या चाह रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे बोलता है फॉर द 200 कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90 परसेंटाइल ओवरऑल बेस्ड ऑन सीईटी, द फॉलोइंग आर नोन अबाउट देयर परफॉर्मेंस ऑन सीईटी। ठीक है, तो मुझे एक बात बोली इस क्वेश्चन ने कि हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, राइट? 200 स्टूडेंट्स हैं, जिन सबका ग्रेटर देन इक्वल टू 90 परसेंटाइल है ओवरऑल, ठीक है ना? उनके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पता थी, तो एक बात बताओ, ये 200 स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होंगे, खुद देखना, ये हमारे सेकंड कंडीशन को ना सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, राइट? अब इन स्टूडेंट्स में से मैं अगर ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढ लूं जिनका एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में 80 परसेंटाइल है, वो लोग एईटी को देने जाएंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट मुझसे क्या कह रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है नो वन इज बिलो 80 परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस। ओके। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है 150 आर एट और अबव 80 परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस, राइट? तो गाइस देखो, ऑलरेडी ऑल 3 सेक्शंस एग्जैक्टली 2 सेक्शंस के बारे में बात हो चुकी है, मतलब मुझे यहीं पे पता चल गया था कि ये वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक ठीक है ना, क्योंकि हम 3 डिफरेंट सेक्शंस की बात साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, राइट? तो चलिए इसमें वेन डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मैं ना इन 200 स्टूडेंट्स का मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं किन का वेन डायग्राम बना रहा हूँ, इन 200 स्टूडेंट्स का। तो चलिए इन 200 स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम एक बार बनाते हैं, बनता कैसा है, ठीक है? तो ये हम वेन डायग्राम बना रहे हैं, राइट?
मैंने ये वेन डायग्राम, ये मेरा कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कितने बच्चे हैं हमारे, 200। ठीक है, और ये सारे बच्चे जो है इनका ग्रेटर देन इक्वल टू 90 परसेंटाइल है ओवरऑल, राइट। इन सब बच्चों का ग्रेटर देन इक्वल टू 90 परसेंटाइल है ओवरऑल। ठीक है, अब ये सारा कोहॉर्ट था हमारा 200 का। ठीक है, अब हमने क्या करा, मैंने इसमें एक बनाया वेन डायग्राम, मतलब एक सेट बनाया मैंने फिजिक्स, राइट, एक सेट बनाया मैंने केमिस्ट्री, राइट, और एक सेट बनाया मैंने मैथमेटिक्स। ठीक है, मैंने इसमें ये 3 सेट्स बना दिए। ओके, अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना कि इसमें इसमें कुछ फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन था, नो वन इज बिलो 80 परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस। तो अगर मैं इसमें बोल दूं, अगर मैं इसमें बोल दूं कि ये मेरा फिजिक्स है, ये फिजिक्स है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल है, ये केमिस्ट्री है, राइट, ये केमिस्ट्री है, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी सी और सही कर लेता हूँ, इसमें फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल, केमिस्ट्री ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल और मैथमेटिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल के मैंने बना दिए, राइट। अब मुझे एक बात बताना कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन था नो वन इज बिलो 80 परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे वो सारे बच्चे थे जिनका फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर था, यहाँ पे केमिस्ट्री में 80 परसेंटाइल से ऊपर था, यहाँ पे मैथमेटिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर था, तो इसके बाद बताओ जो हमारे बाहर यहाँ पे बच्चे थे, इनका एक बात बताओ, इन सब का ही 80 परसेंटाइल से क्या कम नहीं था, इन सबका ही 80 परसेंटाइल से कम था ना, खुद बताना मेरे को। सबका 80 परसेंटाइल से कम था स्कोर सारे सब्जेक्ट्स में, राइट। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे मुझे पहले क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे जो बच्चे हैं ये हमारे 0 बच्चे हैं। इसका मतलब इन 200 स्टूडेंट्स में से, जो ये 200 स्टूडेंट दे रखे हैं, इसमें से 0 बच्चे ऐसे थे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में ही 80 परसेंटाइल से कम था, राइट। मतलब सारा का सारा जो 200 का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इन्हीं सेट्स के अंदर है। ठीक है, इन्हीं सेट्स के अंदर है। तो चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सेकंड पॉइंट हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है 150 आर एट और अबव 80 परसेंटाइल इन एग्जैक्टली टू सेक्शंस, राइट। तो सेकंड पॉइंट के हिसाब से एग्जैक्टली टू सेक्शंस में 80 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए। एग्जैक्टली टू वाले कौन से होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टार्टर सीरीज में ऑलरेडी बताया हुआ है फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट में कि एटली मींस एग्जैक्टली टू सेक्शंस जो होता है ना, वो ये वाला होता है। ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जैक्टली टू वाला सेक्शन है, ये फिजिक्स मैथ का एग्जैक्टली टू वाला सेक्शन है, केमिस्ट्री मैथ का एग्जैक्टली टू वाला सेक्शन है, राइट। तो ये जो यहाँ पे जो सेक्शंस में तीनों में बच्चे हैं ना, ठीक है, वो 150 स्टूडेंट्स हैं। सेकंड पॉइंट हमसे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ए बी एंड सी स्टूडेंट है, और मैं कंडीशन डाल देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 150 है, राइट। हमारा सेकंड पॉइंट सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट और अबव 80 परसेंटाइल ओनली इन पी, ठीक है, is same as the number of candidates at or above 80 percentile only in C is same as the number of candidates at or above 80 percentile only in M। तो देखो ओनली इन पी वाले बच्चे कौन से थे, ओनली इन पी वाले बच्चे कौन से थे जिनका 80 परसेंटाइल से ऊपर था, वो ये थे। ओनली सी का ये थे, राइट, एंड ओनली एम के ये थे, राइट। तो ये तीनों सेम बता रखे हैं थर्ड पॉइंट के हिसाब से। तो चलिए इसको एक्स एक्स एंड एक्स रख देते हैं, राइट। ठीक है ना, इनको एक्स 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 रख देते हैं, राइट। और ये जेड बीच में अभी मैं जेड रख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं इन अगर मुझे इनकी वैल्यू पता चल गई, मैं 200 में से सब्ट्रैक्ट करके वो जेड की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जेड रख ही देते हैं, चलिए छोड़िए, जेड रख दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, राइट। फोर्थ पॉइंट में बोला नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80 परसेंटाइल इन पी, राइट, बिलो है इनका 80 परसेंटाइल से पी में, बिलो 80 परसेंटाइल इन सी, बिलो 80 परसेंटाइल इन एम, वो रेशो में है 2:4:2:1, राइट। तो कौन से कैंडिडेट्स थे जिनका 80 परसेंटाइल से कम था, देखो ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के बाहर जितने कैंडिडेट्स थे उनका फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से कम था। ठीक है, सेम केमिस्ट्री में इस सर्कल के बाहर जितने हैं उनका 80 परसेंटाइल से कम था। सेम मैथ में इन सर्कल से बाहर जितने हैं उनका 80 परसेंटाइल से कम था मैथ्स में, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूं कि सेकंड कंडीशन मेरी कौन सी होगी, सेकंड कंडीशन मेरी कौन सी होगी, सेकंड कंडीशन ये होगी कि फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से कम वाले जो स्टूडेंट्स थे वो 2x प्लस सी थे। ठीक है, अगर मैं इनका रेशो लूं, सेकंड कंडीशन में हमको क्या बोला है सी में, तो सी में 2x प्लस बी थे, राइट, और ए में 2x प्लस ए थे, राइट, और इनका 4:2:1 था। ये मुझे डायरेक्ट पॉइंटर ही गिवन है। ठीक है, कैसे लिखा मैंने देखो, जिनका फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से कम था वो इसके बाहर वाले थे, तो देखो बाहर इसके बाहर 2x प्लस सी ही है, राइट। जिनका
केमिस्ट्री में 80% से कम था, वो देखो इसके बाहर 2x+b ही है। और मैथमेटिक्स में जिनका 80% से कम था, वो देखो इसके बाहर 2x+a ही है। और इन तीनों का रेशियो हमको 4:2:1 दे रखा था, तो ये चीज सिंपल थी, राइट। तो चलिए अभी अभी एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनफ है ए बी सी और एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है। बाकी बी आई का सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, रेशियो को ना मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, सेकंड पॉइंट को मैं यूज करके 2x+c = 4t लिख देता हूँ, राइट। 2x+b, ठीक है, 2x+b = 2t लिख देता हूँ, राइट। एंड 2x+a = t लिख देता हूँ, तो मेरा यहाँ से निकल के आता है 6x+a+b+c = 70, राइट। और ये a+b+c की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है ऊपर ही 150, राइट, ये वाली वैल्यू ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे। तो ये आ जाता है मेरा 6x+150 = 70, राइट, ठीक है। ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब फाइनल इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारा देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें t की वैल्यू है, अगर मैं लिखूँ 6x+150/7, यही आएगी t की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको, जो हमारे न्यूमरेटर है ना, अगर मुझे वो चाहिए, अगर मुझे पूरे t की वैल्यू मुझे इंटीजर चाहिए, तो ये जो है मेरा ये 7k मीन्स 7x का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है हमारा न्यूमरेटर, राइट। तो एक रिमाइंडर थ्योरम में ना हमारी एक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम से आता है ये, ठीक है। कि अगर मुझे इसका ना इसका परफेक्ट मुझे 7k का मल्टीपल ढूंढना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना डाइसेक्ट कर लेता हूँ। देखो 6x में 6 अगर मैं बोलूंगा, 6 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या है मेरा 6 आएगा। x तो अभी मुझे पता ही नहीं है, खुद x ही लिखना होता है, ठीक है। 150 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, ठीक है, 3 आता है, राइट, ये बाय 7, ठीक है। तो इसमें मैं देखो फर्दर t की वैल्यू देखो क्या लिखता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को विजुअलाइज होता रहे, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के उस पे हूँ, वर्ड्स पे हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना इसमें कि t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x+1/7, राइट। परफेक्टली डिविजिबल होने के लिए 2x+1 को 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, राइट। तो 7 के मल्टीपल क्या होते हैं, 7 14 21, तो अगर मैं बोलूँ 7, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 7, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं बोलूँ 2x+1 की जो वैल्यू है मेरी वो 7 है, अगर मेरी 2x+1 की जो वैल्यू है वो 7 है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 2x+1 7 का मल्टीपल कब हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं बोलूँगा 2x+1 = 7 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 2x+1 = 7 होता है, तो x की वैल्यू मेरी कितनी क्या आ रही थी, वहां पे 3 आ रही थी, ठीक है, वहां पे 3 आ रही थी, राइट। तो सेकंड वैल्यू में मैं आपके लिए क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं बोलता हूँ जब 2x+1 अगर मेरा 7k का मल्टीपल है, तो मैं जब k की वैल्यू 1 रखूंगा, वहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 3, ओके। जब मैं k की वैल्यू 2 रखूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, परफेक्टली मल्टीपल हो पा रहा है इसका, देखना परफेक्टली डिविजिबल हो पा रहा है इससे, तो x की वैल्यू 2 पे 14 आता है, तो 13/2 नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा k की वैल्यू में 3 रखता, तो k की वैल्यू में 3 रखता, तो k की वैल्यू 3 के केस में क्या हो जाएगा ना, x की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, राइट। k की वैल्यू 4 पे स्टिल डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो हमको यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए, तब जाके ये ऑड नंबर बनेगा, राइट। क्योंकि 2x+1 ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो मुझे राइट साइड में भी यहाँ पे भी ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू 5 रखता, तो अगर मैं k की वैल्यू 5 रखता, तो तब मेरी x की वैल्यू क्या होती, 34 17, राइट, राइट, तो उस केस में 17 आता, ठीक है। बट एक केस आप समझ लेना कि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 17 17 17 रख रहे हो ना, ठीक है, और उसके बाद आप ए बी सी को फाइंड करोगे, तो आपका ये आंसर 200 से एक्सीड हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें ओनली 2 केसेस पॉसिबल थे, जब k की वैल्यू 1 होगी, जब k की वैल्यू 3 होगी, इसका मतलब यही 2 केसेस पॉसिबल थे, जब x की वैल्यू 3 थी एंड x की वैल्यू 10 थी,
राइट? तो हमारे यही दो केसेस पॉसिबल हो रहे थे। तो x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 10, इसका मतलब हमारे दो वेन डायग्राम इसमें बन रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करके वेन डायग्राम को बना देते हैं। राइट, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 10 में अगर मैं आपसे एक कुछ चीजें और पूछूं तो देखो, अगर मैं कुछ चीजें और पूछूं तो देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 3 है, ठीक है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये ले लेते हैं चलो। अगर मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू 3 है, राइट, तो अब आपको एक चीज पता थी, 2x प्लस सी आपका 4t था, राइट, 2x प्लस सी आपका 4t था, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो x की वैल्यू 3 पे ये वैल्यू क्या बन रही है, सॉरी, x की वैल्यू 3 पे आपकी वो वाला कुछ वो वाला पॉइंट मैंने इरेज कर दिया ना, ओके, कोई बात नहीं। 2x ये था 6x प्लस 150 इज इक्वल टू 7t था, राइट, ठीक है। तो अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि x की वैल्यू 3 थी, तब t की वैल्यू क्या थी, राइट, यही तो क्वेश्चन है ना, कि x की वैल्यू 3 थी, तब t की वैल्यू क्या थी। तो हम यहाँ पे, यहाँ से हम पता कर सकते हैं, देखो 18 प्लस 150 अपॉन 7 इज इक्वल टू टी। तो उस केस में t हमारा क्या था, 168/7, 7 टू जो 14, 7 4 जो 28, राइट। तो इस केस में जब x की वैल्यू 3 थी तो t की वैल्यू क्या थी, 24 थी, राइट, 24 थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t इज इक्वल टू 24 था, राइट। एक केस तो ये हो गया। एक हो गया हमारा कि x की वैल्यू जब 10 थी तब t की वैल्यू क्या आनी थी। तो अगर मैं वहीं पे रखता हूँ ना, वहीं पे रखता हूँ कि 6x प्लस 150 इज इक्वल टू 70, तो 6x हमारा कितना आ जाता है, 6x हमारा आ जाता है 60, और प्लस 150 तो t की वैल्यू आ जाती है 30, राइट, t की वैल्यू हो जाती है 30। तो अब उस केस में मैं थ्री वैल्यूज मैं ये वाली इक्वेशन में डाल डाल के कैलकुलेट करूंगा कि 2x प्लस सी इज इक्वल टू 4t, एंड 2x प्लस बी इज इक्वल टू 2t, एंड 2x प्लस ए इज इक्वल टू टी, राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे रख रख के कैलकुलेट कर दूंगा। तो मैं फर्स्ट केस में कैलकुलेट करता हूँ अगर, तो c की वैल्यू 40 माइनस 2x थी, ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इसको। इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं, 40 माइनस 2x थी, कॉमन ले लेंगे, 2t माइनस एक्स हो जाएगी ट्वाइस में, राइट। तो 48 माइनस 3 हमारा 45, 2 जो 90, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई इस केस में, ठीक है। इस केस में c की वैल्यू जो है 90 हो गई, ठीक है। ओरली कैलकुलेट कर देंगे गाइस, आप लोग पेन पेंसिल से कर लेना, बट इसको मैं ओरली करूंगा क्योंकि थोड़ा सा जल्दी बताना है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 90। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं बी बोलता हूँ 2x प्लस बी इक्वल टू 2 थी था, तो टी माइनस ये हो गया 21, 42, राइट। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं बोलूंगा टी माइनस 2x था ये, ठीक है ना। 2x, ये देखो 2x प्लस ए इज इक्वल टू टी था, तो टी माइनस 2x था, मीन्स इसमें से 6 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, राइट। इस केस में सी कितना आ जाएगा, इस केस में सी कितना आ जाएगा, फिर से अगर मैं बोलूंगा तो 40 माइनस 2x, 2 टी माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये 100 आ जाता है सी इस केस में, ठीक है ना। क्योंकि ट्वाइस ऑफ 2t माइनस एक्स कितना हो गया, 60 माइनस 10, 50, और उसका ट्वाइस, ओके। बी अगर मैं बोल दूंगा t माइनस एक्स का ट्वाइस है वो, तो इसका मतलब हो जाएगा 40, ठीक है। और a बोल दूंगा अगर मेरा, वो t माइनस 2x है तो हो जाता है 10, राइट। तो अब हमारे इसमें दोनों के दोनों वेन डायग्राम तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें अगर ओवरऑल पता चल गया था, तो इस केस में मेरा z क्या होगा, 200 में से मैं माइनस कर दूंगा ए बी सी और 3x को, राइट। ए बी सी एंड 3x को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो कितना आ रहा है, 200 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आ रहा है, जेड फर्स्ट वाले में अगर मैं 200 में से माइनस कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस 3x, क्योंकि देखो 3 बार x है ना, और a प्लस बी प्लस सी तो z आ जाएगा। तो z की वैल्यू फर्स्ट केस में आपकी आ जाएगी 41, राइट। और इस केस में z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 20, राइट, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, 200 में से 90, 42, 18 और 9 माइनस कर देना, क्योंकि 3 ऑफ एक्स है इसमें, 140, ये क्या बोलते हैं 150 हो गया, और उसमें से थ्राइस 180, तो 20 आ जाता है, राइट। इस तरह से z निकल के आ गया। अब ये सारी वैल्यूज आपकी देखो आ चुकी है, ठीक है। अब हम फाइनली रेडी हैं वेन डायग्राम बनाने के लिए, जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखो क्योंकि इसमें दो केसेस बन रहे हैं, राइट, तो हमारा दो वेन डायग्राम इसमें तैयार होंगे, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट वेन डायग्राम हमारा कौन सा है, फर्स्ट वेन डायग्राम ये बना रहा हूं मैं,
ठीक है। सेकंड वेन डायग्राम ये है। ठीक है। और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब ये हमारा हो गया फिजिक्स का सेक्शन, ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन, ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स का। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अच्छा, ये कौन सा केस है हमारा? ये दोनों ही 200 स्टूडेंट्स का कोहॉर्ट है। ठीक है ना, क्योंकि 2 केसेस बन रहे थे। और एक केस है हमारा, इसमें अभी हमने निकाला कि इस केस में मेरा एक्स, देखो, इस केस में मेरा एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? एक्स की वैल्यू 3 रहेगी, राइट। इस केस में मेरी एक्स की वैल्यू 10 रहेगी, राइट। ये, ठीक है। और ये 3 होगी इस केस के लिए, राइट। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो एक्स की वैल्यू 3, देखो ऊपर से अगर हम ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ यहाँ और यहाँ रहती है, राइट। मतलब ओनली ओनली वाले सेक्शन में। तो इसका मतलब 3 3 3, और इसमें फिल कर देते हैं 10 10 10, राइट। और ए बी सी अगर मैं पहले वाले सेक्शन में फिल करूं तो यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 42, यहाँ पे आएगा 90, और यहाँ पे आएगा 41, राइट। और इस केस में अगर मैं बोलूंगा तो ये आएगा 10, बी आएगा 40, सी आएगा 100, और जेड आएगा 20, राइट। तो ये हमने फाइनली वेन डायग्राम को रेडी कर लिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ से ये चीज मिटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ कि z हमारा 41 है, इसमें z हमारा 20 है, राइट। अब ये मैंने दोनों वेन डायग्राम तैयार कर लिए हैं। ठीक है। तो ये हमारा केस 1 हो गया। ठीक है, इसमें हमारे 2 केसेस बन रहे थे। और ये हमारा केस सेकंड हो गया, राइट। तो हमने वेन डायग्राम तक सब कुछ डिड्यूस कर लिया है। ठीक है। वेन डायग्राम तक हमने सब कुछ डिड्यूस कर लिया है, राइट। अब हम ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है। हमने सारी अभी तक जितनी चीजें थी हमने सारी डिड्यूस कर ली हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या बोला था? What best can be concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BIE who were at or above 90 percentile overall in CET? ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमने एक चीज अभी तक डिस्कस नहीं की है, वो है ये वाला पार्ट। ठीक है। BIE uses a different process for selection। तो हमने AIE के बारे में तो डिस्कस किया, चलो BIE के बारे में भी डिस्कस करते हैं, राइट। यहां से पढ़ना, BIE uses a different process of selection। ठीक है। तो BIE का केस क्या है, देखो ध्यान से देखो। BIE का केस ये है, इफ एनी कैंडिडेट इज अपेयरिंग इन AET by AI, BI consider their AET score for final selection provided the candidate is at or above 80 percentile in P। तो फर्स्ट कंडीशन उसने दी है कि एक तो वो डायरेक्ट AET स्कोर से ले लेगा। ठीक है ना। AET स्कोर से ले लेगा, और सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल फिजिक्स में होने चाहिए, राइट। अब AET में पहुंचने के लिए ही भाई दो कंडीशंस थी, 1 और 2, आप जानते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल एटलीस्ट 2 में, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 परसेंटाइल ओवरऑल थी, यहाँ पे पहुंचने के लिए ही। ठीक है। उसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा AET में, ठीक है, क्या बोलते हैं, 80 परसेंटाइल पी में 80 परसेंटाइल से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया BIE का क्या है? एनी कैंडिडेट एट और अबव 80 परसेंटाइल इन पी इन CET, ठीक है, बट इज नॉट एलिजिबल इन AET इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सेपरेट टेस्ट कंडक्टेड बाय BIE। ठीक है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसका ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल फिजिक्स में है, ध्यान से देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल फिजिक्स में है, ठीक है, और वो AET के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। AET के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। ऐसे जो लोग हैं हमारे, वो BIE के एंट्रेंस टेस्ट को देंगे। ठीक है। BIE एक सेपरेट टेस्ट कंडक्ट कराएगा इनके लिए, राइट। ठीक है ना। अब इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे रखी है, ध्यान से देखना। ऑल टुगेदर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड, मतलब मोटे उसमें लिखूंगा।
ऑल टुगेदर देयर आर 400 कैंडिडेट्स दिस ईयर हु आर एट और अबव 80 परसेंटाइल इन पी। ये देखो, ये लाइन ना, ये लाइन बहुत छोटी लाइन थी बट ट्रिकी लाइन थी काफी ज्यादा। देखो मैं बताता हूँ, 400 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फिजिक्स में ना ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल है, राइट। 400 कैंडिडेट्स ऐसे हैं। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इन 400 कैंडिडेट्स में से, इन 400 कैंडिडेट्स में से, ठीक है, कितने कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी हमने काउंट कर लिए हैं? बताओ मुझे कितने कैंडिडेट्स होंगे जो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं? ये कैंडिडेट्स है ना, वो जितने जो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं, ध्यान से देखो, ये कैंडिडेट्स और इस केस में ये कैंडिडेट्स, राइट, हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। तो इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स है ना, वो कैंडिडेट्स तो सारे हमारे बीआईए के टेस्ट के लिए बैठेंगे, राइट। तो मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि इस केस में कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर हैं और वो बीआईई टेस्ट के लिए बैठेंगे, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 400 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा ऐसे कैंडिडेट जिनका एआईई में हो जाएगा, तो देखो इस सेक्शन में देखो, इस सेक्शन में देखो, इसमें एआईई में किस में हो जाएगा, किन किन लोगों का एआईई में हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा एआई में, इनका हो जाएगा एआई में, इनका हो जाएगा एआई में। इन तीन का क्यों हो जाएगा एआई में? उसका रीजन ये है कि इनके दो सब्जेक्ट में ना एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स में इनके 80 परसेंटाइल से ऊपर है और ये ओवरऑल 90 परसेंटाइल का तो कोहर्ट ही था, राइट। तो इस तरीके से तो बचेगा कौन? केवल ये बचेगा, राइट। ये बचेगा, समझ रहे हो, जो बीई वाले टेस्ट में बैठेगा। लेकिन 400 स्टूडेंट जिनका ये पूरे जो कोहर्ट था, ये हमारा कितना, कौन सा कोहर्ट था? 80 परसेंटाइल से ऊपर वाले का, इनका एआई में हो जाएगा, राइट। तो बीआई में कितनों का नहीं होगा? तो मैं 400 जो मुझे टोटल स्टूडेंट्स दे रखे थे जिनका फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर आ रखा है, अगर मैं उनमें से ऐसे लोग माइनस कर देता हूँ जिनका 80 परसेंटाइल से ऊपर तो आया हुआ है, पर उनका एआई में हो गया, मीन्स एटी में उनका हो गया, एआई में उनका हो गया, ठीक है ना, तो वो मैं इनसे माइनस कर दूंगा तो बचे हुए हमारे बीआई में बैठेंगे। तो ये कितने बच्चे थे हमारे? ये 101 बच्चे थे यहाँ पे, ठीक है ना, ये 101 बच्चे थे यहाँ पे, राइट। तो इस केस में आ जाता है 299, ठीक है ना, राइट। और अगर मैं इस केस के बारे में बात करता तो इस केस में 400 हमारे टोटल फिजिक्स में थे, राइट। और उसमें से मैं कौन से बच्चे माइनस कर दूंगा? जिनका एआई में हो जाएगा, तो इतने बच्चों का एआई में हो जाएगा, तो 70 बच्चों का एआई में हो जाएगा इस केस के लिए, राइट। 70 बच्चों का एआई में हो जाएगा इस केस के लिए, तो इस केस में हमारा आंसर आ जाता है 330, ठीक है ना। तो अब देखना, ये क्वेश्चन ना जो मैंने आपको अभी भी बताया, ये डायरेक्टली हमें गिवन था। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? देखो, मैंने आपको दोनों केस के लिए दिखा दिया है, बट इसमें एक ही केस का क्वेश्चन दे रखा था। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी गिवन है, ये देखो, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90 परसेंटाइल ओवरऑल, तो 90 परसेंटाइल ओवरऑल का कोहॉर्ट ये था हमारा, ठीक है ना, ये था हमारा 200 वाला कोहॉर्ट, 90 परसेंटाइल का था, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, हम इस कोहॉर्ट में घुस गए ओवरऑल, ओके। एंड ऑल्सो एट और अबव 80 परसेंटाइल इन पी इन सीईटी इज मोर देन 100। इसका मतलब इन दोनों में से एक केस को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ये जिसका 80%, जिसका फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर है, ऐसे लोग जो है 100 से ऐसे लोग मोर देन 100 है। तो किस केस में फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर, फिजिक्स वाले केस में 100 से ऊपर वाले लोग हैं, इस केस में कितना हो रहा है? 60 70 80 हो रहा है, यही वाला केस था। तो मुझे इस वाले केस के बारे में बोला था, इस वाले केस के बारे में पूछा था। अब देखो, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर सेपरेट टेस्ट फॉर बीआई, देखो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था 299, ठीक है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट 299 हो गया, राइट, डायरेक्ट 299 हो गया। फिर से मैं एक बार बता दूं कैसे। 400 बीआई के सिलेक्शन के लिए क्या है, देखो बीआई के सिलेक्शन के लिए क्या है, ये लोग बीआई के टेस्ट के लिए बैठेंगे, क्योंकि देखो बीआई का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल पी में होना चाहिए और एटी के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए। तो 400 टोटल स्टूडेंट्स जिनका 400, देखो यहाँ पे देखो, 400 टोटल स्टूडेंट्स थे जिनका 80 परसेंटाइल से ऊपर आया हुआ था, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, एटी में उनका नहीं हुआ। तो देखो फिजिक्स में टोटल कितने कितने लोग थे जिनका 80 परसेंटाइल से ऊपर आया था, तो 400 में ये भी लोग शामिल थे जिनका 80 परसेंटाइल से ऊपर आया था, राइट। इतने लोगों का एईटी में हो गया, राइट। तो 400 में से इतने माइनस कर देंगे तो बचे हुए सब लोगों को उनका बीआई का टेस्ट होगा, राइट। तो मैंने माइनस कर दिया, राइट, तो 299 आंसर आता है, तो ये आंसर आ जाता है, राइट। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिटिंग फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर बीआई हु वर एट और अबव 90 परसेंटाइल ओवरऑल इन सीईटी, ठीक है। तो सेपरेट लोग कौन बैठेंगे बीआई के टेस्ट में, जरा ध्यान से देखो, एक बात बताओ, बीआई के टेस्ट में ग्रेट कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल फिजिक्स में होना चाहिए, राइट। तो दोनों केस में फिजिक्स में ये वाले हैं जो 80 परसेंटाइल से ऊपर वाले हैं, राइट, और उनका एटी में नहीं होना चाहिए। तो एटी में इन लोगों का तो हो जाएगा, इसका नहीं होगा, राइट। इस केस में भी इनका तो हो जाएगा एटी में, क्योंकि एटी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका नहीं हो रहा है, तो आंसर है या तो 3 या तो 10, राइट। तो फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90 परसेंटाइल, फिर से 90 परसेंटाइल से एट और अबव की बात कर ली, तो ये इन्हीं दो कोहॉर्ट के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है, मतलब इन दो पॉसिबल केसेस के बारे में बात कर रहा है। ऑल्सो एट और अबव 80 परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस इन सीटी इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 5। तो एक बात बताओ, मल्टीपल ऑफ 5 किस में है? ऑल थ्री सेक्शंस ये है बीच में, इसमें मल्टीपल ऑफ 5 किस में है? ये सेकंड वाला केस है। तो ये एक्चुअल में ये सेकंड वाले केस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मतलब केस सेलेक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90 परसेंटाइल ओवरऑल एंड एट और अबव 80 परसेंटाइल इन बोथ पी एंड एम, राइट। तो इस केस में 90 परसेंटाइल ओवरऑल तो इन सबका ही था, राइट। अब 80 परसेंटाइल से ऊपर होने चाहिए बोथ पी एंड एम में, राइट। तो पी एंड एम में बोथ पी एंड एम का केस कौन सा था? ये देखो कॉमन कौन सा था पी एंड एम में, ये कॉमन केस था, राइट। इन सब लोगों के फिजिक्स और मैथमेटिक्स में दोनों में 80 परसेंटाइल से ऊपर तो होंगे ही होंगे, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40 प्लस 20 60, राइट। इसका आंसर 40 प्लस 20, राइट, इक्वल टू 60 आ जाएगा। ओके, तो ये भी आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90 परसेंटाइल ओवरऑल एंड आर आल्सो 80 परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 5। फिर से सेकंड वाला केस मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर एईटी फॉर एआई। तो देखो कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, ठीक है ना, कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए होंगे। तो एक बात बताओ, एईटी एआई में कितने, ये शॉर्टलिस्ट हो गया होगा क्योंकि एटलीस्ट टू में है, 80 परसेंटाइल से ऊपर, ये भी शॉर्टलिस्ट हो गया होगा, ये भी शॉर्टलिस्ट हो गया होगा, और ये भी शॉर्टलिस्ट हो गया होगा। तो आंसर कितना आ गया? इन सबका सम आ गया। इसका मतलब 10 प्लस 20 प्लस 40, राइट, प्लस 100, राइट, और ये कितना आ जाता है? 170। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। सो हमने एक गाइस, हमने एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को, एक ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन को हमने इजीली डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आप लोगों की इसमें, आप लोगों की थिंकिंग एबिलिटी काफी ज्यादा बड़ी होगी एक सेट थ्योरी को लेके, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, टिल देन एंजॉय योर डे।